आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इसराइल और फिलिस्तीन का मसला सीज फायर के बावजूद पूरी शिद्दत से बरकरार है और अब भी पूरी दुनिया की नजर इस पे मरकूज है। हो सकता है कुछ लोगों को यह इत्मीनान हो गया होगा कि सीज फायर तो हो गया, लेकिन महज ऐलान से क्या सीज फायर हो जाएगा? क्या इसराइल की जो मंसूबाबंदी है वो मंसूबाबंदी रुक गई? अमेरिका का क्या नजरिया है? डोनाल्ड ट्रंप अभी 20 यानी 3 दिन पहले ही अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। उनके जो बयानात आए हैं वो बड़े मुतज़ब्ज़िब हैं। यानी कोई कुछ नहीं कह सकता कि उनके बयान के मानी क्या, वो कहना क्या चाहते हैं। तरह तरह से तज्जिया किया जा रहा है, अलग अलग राय दी जा रही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा। मोहम्मद बिन सलमान ने 600 अरब कितने डॉलर जो है वो वहां इन्वेस्ट करने की बात, अभी मैं उस पर तफसील दूंगा कि किस तरीके से वो कर रहे हैं। मैं उस पर भी बात करूंगा कि आखिर 600 करोड़ डॉलर, मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी रकम, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये, जिस तरह से सीज फायर के खिलाफ वर्जी हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? कई तरह के सवालात हैं और मैं एक एक करके हर सवाल का अपडेट भी दूंगा और उस पर बातचीत भी करूंगा। लेकिन ये अगर कोई समझ रहा है कि सीज फायर हो गया, मसला खत्म हो गया, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। हाँ, ये जरूर हुआ, ये अच्छी बात हुई कि कम से कम जिन लोगों के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, पीने के लिए पानी नहीं था, जिनके अहले खाना की लाशें मलबे में दबी हुई थी, जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल या गर्म चीज नहीं थी, वो चीजें मुहैया हो गई। जो बॉर्डर पर ट्रक खड़े थे वो अंदर आ गए, लेकिन खतरा टला नहीं। अभी भी हमले जारी और मैं अभी डिटेल में बात करूंगा। खतरा जो है अभी भी बाकी है और तैयारी भी अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीके से तैयारी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर इजराइल तैयारी कर रहा है तो ईरान खामोश बैठा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं उस पर भी बात करूंगा। और लॉस एंजल्स में फिर भयंकर आग लगी है, बड़े पैमाने पे आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है, उस पर भी मैं बात करूंगा। और कई तरह की चीजें, इजरायली फौजी गाड़ियों को धमाके से उड़ा दिया गया, अभी उस पर बात करूंगा कि ऐसा क्यों। सबसे पहले मैं अगर गाजा की बात करूं, मेरे साथ बहुत जल्द फजील साहब और प्रोफेसर तेजावत जुड़ेंगे और मैं उनसे डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले ये जो गाजा में लड़ाई रुकते ही इजराइल ने खोला नया मोर्चा, वेस्ट बैंक में शुरू किया आयरन वॉल, लड़ाकू विमानों ने की बमबारी। ये क्या है और क्यों है, इसकी हम तफसील में थोड़ा से जानने की कोशिश करेंगे ताकि ये मसला आपके सामने आ जाए और इस पर चर्चा कर ली जाए। ये बहुत बड़ा मसला है और क्यों इस तरह की चीजें शुरू की गई, इस पर भी। अब आप देखिए, यहां पे गाजा में युद्ध विराम लागू होने के 2 दिन बाद इजराइल ने एक बार फिर बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। इस बार इजराइल के निशाने पर वेस्ट बैंक है, जहां इजरायली सेना ने जेनिन कैंप में बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को शुरू किए गए अभियान में इजरायली सेना ने 10 फिलिस्तीनियों को मार दिया, जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए। वजीर आजम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि जेनिन में आतंकवाद को खत्म करने के लिए
इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने सैन्य अभियान लॉन्च किया है। तो ये जो हमले की कार्रवाई है, जिस पर कल भी हमने कुछ रोशनी डाली थी, और ये आयरन वॉल के क्यों नाम रखा गया यहाँ पे? पीएम नेतन्याहू ने बताया कि इस अभियान का नाम आयरन वॉल रखा गया है, जिसमें इजरायली सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां शिनपेट शामिल है। हमास ने इसके जवाब में एक बयान जारी किया है, जिसमें वेस्ट बैंक के लोगों और उसके क्रांतिकारी युवाओं को संगठित होने और कब्जे वाली सेना के साथ सभी पॉइंट पर संघर्ष बढ़ाने का आह्वान किया है। अब ये क्या है? यहां सीएनएन ने सरकारी फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के हवाले से बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने जेनिन पर हमला किया है। शार्प शूटरों और बंदरबख्त वाहनों सहित इजरायली सेना शहर के शरणार्थी शिविर घेर रही थी और एम्बुलेंस को अंदर जाने से रोक रही थी। स्थानीय पत्रकारों के वीडियो में बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहनों, गाड़ियों को जेनिन में घुसते हुए देखा गया, जिसमें बुलडोजर भी शामिल थे। यहां पे और देखिए कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शहर में कम से कम 10 लोग मारे गए, जिसमें 9 पुरुष और 1 किशोर शामिल, एक बच्चा। हमले में 40 लोग घायल हुए। फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन इस्लामिक जिहाद की सशस्त्र शाखा अल-कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उसके लड़ाके शरणार्थी शिविर के पास बढ़ रहे इजरायली सैनिकों पर गोलाबारी कर रहे थे। समूह ने एक बयान में कहा कि टाइम पूरे पश्चिमी तट वेस्ट बैंक पर अपने लोगों से आह्वान करते हैं कि वो हर तरह से इस आपराधिक अभियान का सामना करें, इसके लक्ष्यों को विफल करें और वेस्ट बैंक और गाजा में हमारे लोगों की इच्छा को दबाने में दुश्मन की हार को मजबूत करें। तो ये पूरी सिचुएशन आप देखिए आपके सामने है कि किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से एक जंग, यानी अभी एक जंग खत्म नहीं हुई है, वहां मामला चल रहा है कि फिर ये हमला है। तो ये आखिर किस लिए, इसकी वजह क्या है? क्या सीज फायर महज एक दिखावा फिर माना जाएगा? क्या आने वाले दिनों में फिर जंग जो है वो बढ़ जाएगी? आखिर ये है क्या? ये इस पे भी हम बात करेंगे। और आप ये देखिए कि यहाँ पे एक बड़ा मसला जो हम बात कर रहे थे कि आप देखिए कि किस तरह से चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि ताकि बात जो है वो मुकम्मल हो सके। यहाँ सीज फायर से इजराइल और फिलिस्तीन के बंधक ही नहीं छूटे, 7 समुंदर पार के इन 25 लोगों को भी आजादी मिली है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सीज फायर, इसके मानी आप समझते चलिए कि गाजा सीज फायर के बाद इजरायली बंधक और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई है। गाजा युद्ध के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन में ही नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर 25 ऐसे लोगों को बंधक बनाया गया था जिनका इस युद्ध से, इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। ये रिपोर्ट है। गाजा में भीषण बमबारी के विरोध में और हमास के समर्थन में यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायली और उसके अलायंस देशों से जुड़े जहाजों पर कार्रवाई शुरू की थी। 19 नवंबर 2023 को लाल सागर में एक ऑपरेशन करते हुए हूती ने गैलेक्सी लीडर नामक एक इजरायली जहाज को जब्त कर लिया था। गाजा के लिए यमन के सैन्य समर्थन के हिस्से के रूप में किए गए इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप जहाज पर सवार 25 लोगों को हिरासत में लिया गया और वो 1 साल से ज्यादा समय से हूतियों के कब्जे में थे। बता दें कि इस जहाज में इजराइल के बजाय सब विदेशी स्टाफ था, जिसमें ज्यादातर फिलीपींस से थे। सभी को गाजा सीज फायर के बाद रिहा कर दिया गया। तो ये सीज फायर का असर देखिए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे यमन के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के बुधवार को गैलेक्सी लीडर जहाज के चालक दल की रिहाई का ऐलान किया।
चालक दल को ओमान के मध्यस्थता में रिहा किया गया। परिषद यानी काउंसिल ने अपने बयान में कहा है कि सना में यमनी सरकार ने हमास के साथ संचार और ओमान सल्तनत की कोशिशों के बाद गजा का समर्थन करने के संदर्भ में हिरासत में लिए गए जहाज के चालक दल को रिहा कर दिया है। तो ये आप देखिए, और यहाँ आप इसको थोड़ा सा अगर देखें, यहाँ पे इस कदम को हूतियों की ओर से गाजा में युद्ध विराम समझौते का समर्थन करने वाला इशारा बताया जा रहा है। हूती विद्रोहियों ने पहले ही मध्यस्थों से साफ किया था कि चालक दल की रिहाई हमास के हाथ में है और हमास का इशारा मिलते ही वो इन्हें रिहा कर देंगे। अब यहाँ एक जो तस्वीर सामने आई है कि गिफ्ट देकर रिहा किया गया है जो बंधक थे। हूती ने बंधक बनाए गए सभी लोगों को गिफ्ट और फिलिस्तीनी कैफिये देकर रिहा किया है। कैफिये देकर रिहा किया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में भी देखा जा सकता है कि पूरा चालक दल काफी खुश है और यमन का उनकी देखभाल के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारी बड़ी अच्छी देखभाल की। बता दें कि हूतियों ने अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस को चालक दल को जांच करने के लिए कई बार इजाजत दी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अच्छे स्वास्थ्य में और हिरासत के दौरान उनके साथ मानवीय व्यवहार किया गया है। चालक दल को इन यात्राओं के दौरान अंतरराष्ट्रीय मीडिया के साथ इंटरव्यू करने की भी अनुमति दी गई थी। तो ये पूरी तस्वीर देखिए सामने आई है। जिस तरह से एक खबर और जो गाजा से मुतालिक, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में फदील अहमद साहब जुड़ गए हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर आऊंगा और उनसे बातचीत करूंगा, और प्रोफेसर तेजावत भी मुझसे जुड़ने वाले। मैं फदील साहब को जल्द स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। एक और बड़ी खबर कि इजराइल का फिलाडेल्फिया कॉरिडोर छोड़ने से साफ इनकार, हमास ही नहीं मिस्र की भी टेंशन बढ़ गई। ऐसा ये क्यों कर रहा है इजराइल? यहाँ पे बता दें कि इजराइल ने हमास से युद्ध विराम के बावजूद फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को छोड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि ये शर्त में शामिल है। ये कॉरिडोर गाजा पट्टी और मिस्र की सीमा पर स्थित है, जो 100 मीटर चौड़ी और 14 किलोमीटर लंबी है। इजराइल ने कहा कि वो हमास के साथ युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफा सीमा पर नियंत्रण बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में उन खबरों का खंडन किया गया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण सीमा को नियंत्रित करेगा, मतलब नियंत्रित ये करेंगे। इसमें कहा गया कि हमास से संबंध न होने वाले स्थानीय फिलिस्तीनी सीमा पर केवल पासपोर्ट पर मुहर लगाएंगे। आज युद्ध विराम का चौथा दिन है और इससे युद्धग्रस्त गाजा में कम से कम 6 सप्ताह के लिए शांति स्थापित होने और इजराइल की ओर से बंदी बनाए गए सैकड़ों फिलिस्तीनी लोगों के बदले में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 33 लोगों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। तो चलिए मैं अपने मेहमान को जोड़ लेता हूं। हमारे साथ फदील अहमद साहब जुड़ गए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं।